सो हेलो एवरीवन, मैं उमन अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ज्ञान जंक्शन। भाई साहब, अपन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी इसके आ चुके हैं, उसमें बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाया हुआ है। और आज भी हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इसमें से मेरे लाल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात मैं बहुत डिटेल में कर चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर। आज है लेक्चर नंबर 5। आओ फटाफट बिना देर करे शुरू करते हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एकदम बेसिक से अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर तरह से, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे लाल, जैसा मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां से आपको एक न्यूमेरिकल 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा 101%। यहां से आपको 3 से 4 नंबर के सवाल हर साल अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसको बहुत बेहतर तरह से पढ़ें। एक एक चीज एकदम बेसिक से मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो मेरे लाल, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, ये दोनों ही क्या है? टेम्परेचर है। ये दोनों ही क्या है? पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये दोनों ही क्या है? चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो चाहे आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लो, दोनों ही क्या है? टेम्परेचर है। अब आप अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली टेम्परेचर है एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप कई बार देखते हैं कि भैया जो सन है उससे क्या आ रहा है? सनलाइट आ रही है, जो कि टेम्परेचर है, हीट के फॉर्म में, और वो सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है और वहां से क्या जल जाते हैं? ये पंखा वंखा, लाइट वाइट सब चल रही होती है ना। तो टेम्परेचर जो है वो काइंड ऑफ क्या है? एनर्जी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? अगर ये दो चीजें आपको पता है तभी तो आप इसमें एलिवेशन या इसमें डिप्रेशन की बात कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे लाल, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड क्या करता है? बॉइल होना स्टार्ट होता है साहब, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन केस ऑफ वाटर, अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो मेरे लाल, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है साहब कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी बताया था, यहां पर भी जब आप PV इज इक्वल्स टू nRT रखते हैं, यहां पर PV इज इक्वल्स टू nRT रखते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है किसमें रखा जाता है? केल्विन में रखा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और आप किस में पहुंच जाओगे मेरे लाल? केल्विन में पहुंच जाओगे। तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहां पर होनी चाहिए। अब अगर मेरे लाल हम बात करें किसके बारे में? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है किसी सॉलिड, किसी लिक्विड का, जहां पर वो क्या होता है? फ्रीज होना शुरू हो जाता है। जहां पर वो क्या होता है? फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता चल गया कि भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत ही आसान सी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है मेरे लाल बढ़ना, एलिवेट हो जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। अब ये किस तरह से बढ़ता है, क्या होता है, क्या इसकी कैलकुलेशन है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाते हैं, इन्हीं सब विषय पर आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का मैं करने वाला हूं, एकदम बेसिक से क्लियर। बहुत ही प्यारे उम्दा सवाल जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, उन सवालों को हम करेंगे सॉल्व, जो हमने पढ़ा है उसकी हेल्प लेकर। तो आप उन सवालों को होता हुआ देख पाएंगे। पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो। नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान जंक्शन 03। क्या नाम है? t.me ज्ञान जंक्शन 03। उसको जाकर कर लीजिए ज्वाइन। सारे के सारे नोट्स, पीपीटी आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, और उन नोट्स की हेल्प लेकर आप आगे भी पढ़ सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो क्या होता है देखिए जरा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to the pressure, यानी osmotic pressure, सराउंडिंग के जो प्रेशर होता है
the liquid and the liquid changes into a vapor. It, in similar terms, it's the temperature at which a liquid start to boil and turns into a गैस. अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये तो भाई साहब बुक में लिखा हुआ है सर, अगर ऐसे ही पढ़ना होता तो मैं बुक से पढ़ लेता. यहां क्यों देख रहा हूं मैं? नहीं, मैं क्यों यहां अपना टाइम दे रहा हूं मेरे लाल? बहुत बेसिक में अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश अगर मैं करूं तो वो ये है कि भाई साहब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है. मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या ले लिया है? लिक्विड ले लिया. ये प्योर सॉल्वेंट है. क्या है मेरे लाल? वाटर. फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? ये वाटर है और ये प्योर है. कैसा है मेरे लाल? प्योर. प्योर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, सब समझते हैं. प्योर का मतलब है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई और चीज मिली नहीं है. तो ये पूरा प्योर है. अब आप देखिए आपने क्या करा, इसको गैस पे रख दिया. भाई साहब किस पे रख दिया? गैस पे रख दिया आपने. जैसे इसको गैस पे रख दिया, मतलब आप टेम्परेचर क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं. क्या करते जा रहे हैं? आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं. आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आपने टेम्परेचर कर दिया मेरे लाल 100 डिग्री सेल्सियस. अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है. और इस पर वाटर क्या करेगा? वाटर बॉइल होना स्टार्ट कर देगा. 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या कर देगा मेरे लाल? बॉइल होना स्टार्ट कर देगा. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब आपने क्या करा? अब आपने कुछ नहीं करा. आपने सेम सेटअप रखा है, सब कुछ सेम रखा है. कंटेनर सेम है आपके पास. जो लिक्विड आपने लिया था वाटर, विच इज ऑल्सो सेम. आपने वाटर भी लिया हुआ है. अब एक चीज आपने और यहां पर कर दिया है, और वो आपके पास क्या है? आपने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल, कैसा मेरे लाल? नॉन वॉलेटाइल. कैसा? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है. नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने क्या करा है? इसमें कर दिया है ऐड. अब आपने गैस जलाई और आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा. टेम्परेचर बढ़कर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अब मेरे लाल, अब ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा. ये बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सॉल्यूशन अब जो बन गया है, ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं. अब सोचने वाली बात यह है कि सर ऐसा हुआ क्यों? भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब जब तक प्योर वाटर था तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत इजीली क्या हो जा रहा था? बॉइल हो जा रहा था, उबलने लग जा रहा था. लेकिन जैसे ही आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया, कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जो वेपर फॉर्म में जा ही नहीं रहा, जो वेपर में बदल ही नहीं रहा है, तब आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर ये होल सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, ये बॉइल होता हुआ नजर नहीं आया. ऐसा क्या हुआ? अब जरा ध्यान से समझो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है. बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे लाल जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है मेरे लाल? इक्वल हो जाता है. ये बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बेसिकली जब वेपर प्रेशर उस लिक्विड का किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो जो लिक्विड है वो क्या होता है मेरे लाल? उबलना शुरू हो जाता है. अब जरा गौर से सुनना, आपने यहां पर क्या ऐड करा? आपने यहां पर ऐड करा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है मेरे लाल ये वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा, ये वेपर फॉर्म में जाएगा ही नहीं. अब जरा ये वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, जरा ध्यान से बताना, इस होल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो गया होगा? अब कम हो गया होगा. क्योंकि यहां पर जो ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने घोल दिया है, इसके अंदर जोड़ दिया है, मिला दिया है मेरे लाल, ये क्या कर देगा? ये क्या कर देगा? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर से ढक देगा. जब ये ऊपर से ढक देगा तो फिर वो वेपर फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स का आना क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. उसके लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप यहां खड़े हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आप एक रेस का हिस्सा हैं. आप ग्राउंड में यहां पर खड़े हुए और ग्राउंड पूरा सीधा सपाट खाली ग्राउंड है और आप दौड़े टक 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 और आप कहां पहुंच गए? बिना रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप कहां पहुंच गए? एकदम फिनिश लाइन तक पहुंच गए. अब दूसरा सिनेरियो ये है, वो वाला सिनेरियो ये था कि कोई बाधा नहीं थी और आप फिनिश पॉइंट पे पहुंच गए. दूसरा सिनेरियो ये है
कि आप यहां पर खड़े हैं और पूरे ग्राउंड में ब्रेकर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? ब्रेकर लगा रखे हैं। क्या आप डायरेक्ट दौड़ पाओगे क्या? नहीं सर, जहां ब्रेकर आएगा वहां जंप करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर भागूंगा, फिर जंप करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर भागूंगा, जहां ब्रेकर आएगा वहां क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा। अब जरा सोचकर बताओ, पहले वाले केस में जब ब्रेकर नहीं थे तो जल्दी से फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे। और जब ब्रेकर लगे हुए तो क्या लगेगा कि उतनी देर में पहुंच जाओगे? उड़ के थोड़ी जाएंगे, जाएंगे तो वैसे ही ऊंचा उचक के जाना पड़ेगा वहां तक, तो सर टाइम लगेगा। मेरे लाल ठीक वैसा ही है, यहां पर कोई कुछ रुकावट है ही नहीं, तो 100 डिग्री जैसे ही हुआ और ये तुरंत से क्या हो गया? वेपर फॉर्म में आने लग गया, हाँ या ना? और इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया? बराबर हो गया, और ये जो प्योर वाटर था ये उबलने लग गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहां पर वही ब्रेकर वाली कहानी आ गई, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसने क्या कर लिया? रोक लिया। जो राह थी, जो पथ था, उसमें थोड़ी रुकावटें डाल दी। तो अब जो वेपर है, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये इतनी आसानी से वेपर फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। मतलब अब इनको समय लगेगा, जैसा आपको अब इस लाइन से उस तक पहुंचने में क्या लगता? समय लगता। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, एक सीधा सा रोड है, सपाट सा रोड है, तो आपने भैया 100 की स्पीड में, 160 की स्पीड में गाड़ी निकाल दी, लेकिन भैया रोड पर अगर ब्रेकर है तो भाई थोड़ा समय लगेगा, नहीं लगेगा उस ब्रेकर को पार करने के लिए? तो ठीक वैसा ही है, यहां पर ब्रेकर्स ज्यादा हैं, यहां पर रुकावटें ज्यादा है, तो ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको वेपर फॉर्म में आने में क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब आपने इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर दिया? कम कर दिया। अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। अब आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और ये जो बाद वाला जो टेम्परेचर आप दे रहे हो और जो ये पहले वाला टेम्परेचर है, मान लो इसको मैं कह देता हूं T1, और यहां पर जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तक जो जाना पड़ा टेम्परेचर के लिए, उसको मैं मान लेता हूं T2। क्या मान लेता हूं मेरे लाल? T2। अब बताओ ये T2 क्या होगा? सब ज्यादा होगा। T2 क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ब्रेकर थे तो फिनिश पॉइंट पे पहुंचने में ज्यादा समय लगा, तो मेरे लाल T2 होगा ज्यादा। बस सिर्फ और सिर्फ ये T2 में से T1 को घटा दो, यही आपको दे देता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप बात आप समझ गए होंगे क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, इतना कुछ है समझने के लिए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप जो बातें मैंने यहां पर बताई आपके वो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो भाई साहब थम्स अप कर देना, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे लगे कि तुम लोगों ने मेरी बातों को समझा और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मुझे भी एनर्जी चाहिए होती है ना भाई साहब, तो वो देख के आ जाती है थोड़ी थोड़ी, ध्यान रखो उसका भी। जरा बताओ ये चीजें समझ में आ गई क्या? अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इसकी जो कैलकुलेशन है, जहां से मेजरली सवाल बनते हैं। बहुत बेसिक सा मैंने क्या बताने की कोशिश करी, फटाफट से 1 सेकंड में मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। क्या था? जब हमारे पास सिर्फ वाटर था तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जा रहा था? बॉयल हो जा रहा था। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है? उबलता कब है कोई सब्सटेंस? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब आपने दूसरे सिनेरियो में क्या करा? कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, लाइक ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, चीनी वगैरह कुछ भी आपने ले ली। अब उसको आपने वाटर में कर दिया ऐड, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। अब वाटर को वेपर में आने के लिए 100 डिग्री नहीं, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब ये टेम्परेचर होगा ज्यादा। इस ज्यादा वाले टेम्परेचर में से ये जो पहले वाला टेम्परेचर है, इसको अगर आप घटा दोगे, तब आपको जो अंतर मिलने वाला है, जो आपको डिफरेंस मिलने वाला है, विच इज डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? अब क्या कैलकुलेशन है, किस तरह से इसको एक तरीके से और भी लिखते हैं। ये क्या था मेरे लाल? सिर्फ वाटर था, प्योर था, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, उसको घटाते हैं सॉल्यूशन। यहां पे आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया तो ये बन गया है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से आप क्या घटाते हैं? प्योर सॉल्वेंट का जो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट था, उसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। मतलब अगर मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साफ डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू होता है टीबी सॉल्यूशन। क्या होता है? टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी प्योर सॉल्वेंट। हाँ या ना? बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हाँ साहब बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तब मेरे लाल टीबी होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जो कि आप 9th क्लास से ध्यान रखते आ रहे
हैं। और ज्यादा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहां से क्या पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड करने के लिए, और हर साल लगभग इससे बनते हैं बहुत प्यारे प्यारे से सवाल। आप सबरे कर पाओगे, बस बहुत गौर से देखने की यहां पर जरूरत है मेरे लाल। कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने इससे प्रीवियस जो 4th सॉल्यूशन का लेक्चर था उसको देखना फटाफट से जाके, ठीक है क्या, इसके बाद उसको देख लेना, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचर पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं, पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं उस पर। तो यहां पर भी आप अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करो तो ये जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लाल? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है दुनिया में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है मेरे लाल? एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है, और उसको हम यहां कहते हैं केबी। क्या कहते हैं मेरे लाल? केबी कहते हैं। केबी अगर आप इसको बोलने की कोशिश करें तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हर किसी सब्सटेंस के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। फॉर वाटर आपको ध्यान रखना है 1 कितना होता है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल में कई बारी बताते नहीं है कि वो वैल्यू किसकी है, लेकिन आप यूनिट से पकड़ लो। यूनिट क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। मैं भी यहां पर लिख भी दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, और मैंने बोला था कॉपी पेन लेकर बैठना, तो आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है क्या? जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं N2 अपॉन W1 इन किलोग्राम। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे लाल एक बार मैं फिर से बता देता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं और अच्छे से बता चुका हूं इन चीजों को। मैं 2 यूज करने वाला हूं सॉल्यूट के लिए। किसके लिए यूज करने वाला हूं? सॉल्यूट के लिए। और 1 मैं यूज करने वाला हूं सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए मेरे लाल? सॉल्वेंट के लिए। तो जब मैं लिख रहा हूं 2 विच मींस नंबर ऑफ मोल्स है किसके? सॉल्यूट के, और जब मैं 1 लिख रहा हूं मतलब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है मेरे लाल? सॉल्वेंट का वेट है। तो ये बातें आपने रखनी है ध्यान। अब मोल्स को आप किस में कन्वर्ट कर लो? मोल्स को आप तोड़ लो तो मोल क्या होते हैं? मोल इज इक्वल्स टू सब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, इसको इस तरफ ले जाओ, आपका काम हो चुका है। आप ऐसा लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू Kb इंटू W2 अपॉन, यहां पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू W1 इन किलोग्राम्स। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, ताकि मैं समझ जाऊं तुम समझ गए। हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जो कैसा है, जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, मतलब जो टूट जाएगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है वॉन टॉप फैक्टर का। किसका ध्यान रखना है? वॉन टॉप फैक्टर का। क्या होता है वॉन टॉप फैक्टर? कैसे कैलकुलेट करते हैं? सारे की सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उसको फटाफट से देख भी लेना, चेक कर लेना। तो आपने क्या करना है, यहां पर कर देना है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, जस्ट इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा Kb इंटू यहां हो जाएगा W2, यहां हो जाएगा डेल्टा TB इंटू W1 इन किलोग्राम्स। बताओ, ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं Kb फॉर वाटर, ये आप ध्यान रखिए कितना होता है, ये MTR है। MTR का मतलब आपको पता होना चाहिए, मुझे तो रटना है। कितना होता है? 0.52 यूनिट ध्यान रखना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या होता है मेरे लाल? केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए ताकि आपका काम हो जाए। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। कौन क्या क्या है आप चाहो तो लिख लो बहुत अच्छे से। MW मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, I वॉट ऑफ फैक्टर है, Kb इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, या फिर आप पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो इसको एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। Kb और ये आपके पास W2 क्या है? वेट है सॉल्यूट का। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। W1 क्या है? वेट है सॉल्वेंट का, जो कि किस में रखना है? किलोग्राम में रखना है। किस में रखना है बेटा? किलोग्राम में रखना है। तो आप इन सारी चीजों को रख लेना ध्यान, ठीक है क्या?
अब बात करते हैं सवाल की कि ये जो आपने सीखा है, कई बारी ना रिलेशन पूछ लेते हैं, उससे पहले भी बात करेंगे क्वेश्चंस की, रिलेशन पूछ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट और जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो आपने इस पूरे, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आपको इस तरह से पूरे तरह से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको फिर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको अपना लास्ट में बॉक्स में कर देना है बंद। तो 3 नंबर में ऐसा भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो आओ भाई साहब करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। मेरे लालो एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। अपन एनसीईआरटी के बाहर के भी सवाल प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे कि अगर उस लेवल के सवाल भी आए तो आपसे हो जाएं, लेकिन मेरे लाल ये जो लेवल है इसी तरह के सवाल आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। और इनफैक्ट ये कहना ज्यादा सही होगा, इसी तरह के नहीं यही सवाल आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो क्यों ना इनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरह से कर ली जाए। मैं कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल एनसीईआरटी के आपको करा रहा हूं, आपको कोशिश करनी है कि वो आपकी समझ आ जाए। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, एग्जांपल है एनसीईआरटी का। 18 grams of glucose, जिसका फॉर्मूला दे रखा है, is dissolved in 1 kilogram of water. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52. आप देखिए सवाल को पढ़ने की कोशिश करिए और समझिए। आपको समझना ये चाहिए कि भाई साहब 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज क्या है मेरे लाल, ग्लूकोज है सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व है। कितना, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आपको व्हाट टेम्परेचर विल बी वाटर बॉयल, मतलब डिसॉल्व करने के बाद वो वाटर कितने टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, इतना। अब आप यहां पर देखिए भाई साहब, सवाल आप पढ़ चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं जस्ट उस पर फोकस करिए और समझने की करिए कोशिश, ठीक है क्या। देखिए सवाल को पढ़ा और मेरे समझ आया, समझ क्या आया, समझ ये आया कि भाई साहब आपके पास जो ग्लूकोज का वेट है वो है कितना, 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दे रखा है। मतलब सबसे पहले गिवन लिख लिया जाए, गिवन लिखा करो, यहां पर आपके पास वेट ऑफ ग्लूकोज विच इज W2, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट है वो, ये हो जाएगा 18 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना हो जाएगा, 180। अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं, आप वीडियोस में जाके देख लो, पहले की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 किलोग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट है 1 किलोग्राम। कितना है मेरे लाल, 1 किलोग्राम है। और आपको दिया हुआ है Kb फॉर वाटर इज 0.52। सर इतना कहां दे रखा है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एक बार और सवाल पे नजर डाल लो, पता चल जाएगा। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज था, Kb फॉर वाटर गिवन था, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली। बोला है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बी बॉयल, मतलब आपको चाहिए है टीबी सॉल्यूशन। क्या चाहिए है, टीबी सॉल्यूशन। उसके लिए आप क्या निकाल लो, डेल्टा टीबी निकाल लो, क्योंकि अगर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की अगर आप बात कर रहे हो तो इसके लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है नॉन वॉलेटाइल, मतलब मेरे लाल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपको बिल्कुल भी आई फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Kb इंटू मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, लेकिन हमें हमारे पास वेट है तो आप डायरेक्ट वेट रखिए। यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू आपके पास हो जाएगा W1 इन किलोग्राम। ये बहुत ही ज्यादा आसान भी है, 0.52 इंटू यहाँ आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 180 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1। ये वाला पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, ठीक है क्या। 18 से ये 18 काट दो, यहाँ पर बचा है 10। अब आपके पास यहाँ पर बचा है 52 बाय पॉइंट, सॉरी 100 है, ये आपके पास आ जाएगा 0.052, ठीक है क्या। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा टीबी आ गया। लेकिन मेरे लाल आपको पता होना चाहिए साहब, डेल्टा टीबी नहीं पूछा था, क्या पूछा है, क्या पूछा है, टीबी सॉल्यूशन पूछा है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सा पैटर्न है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी सॉल्यूशन माइनस आपके पास हो जाएगा टीबी प्योर सॉल्वेंट, हाँ या ना। तो ये आपके पास टीबी, डेल्टा टीबी कितना आया था, सभी आया था 0.052। टीबी सॉल्यूशन ये नहीं रखना, क्योंकि ये आपने फाइंड करना है, और ये होता है 373, मतलब 373.15। मेरे लाल जो वाटर होता है 1 बार या 1 एटीएम पर, उसके लिए जो हमारे पास
बॉइलिंग पॉइंट होता है विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 पॉइंट समथिंग होता है, 100.15 होता है, उसमें आप 273 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 373.15। मैंने बता दिया था शुरू में ही, ये इधर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 373.15 प्लस कर दो 0.052, ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास यहां पर आ गया है कितना, ये आपके पास आ गया है टीबी सॉल्यूशन। इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पर 0 आप खुद से बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 2, ये 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2.373। ठीक है क्या, टीबी केल्विन में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, जो गिवन था वो लिख लिया, जो फाइंड करना था मेरे लाल वो लिख लिया, फॉर्मूला मुझे पता था कहां से ये फाइंड होगा, वो मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, वहां से मेरे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। अब उस डेल्टा टीबी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखा और यहां से मैंने टीबी सॉल्यूशन क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आपने कुछ नहीं करना, जिस तरीके के साथ जाइए, जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप सारे के सारे सवाल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। देख लो भाई, समझ लो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, समझने में कोई दिक्कत हो या आवाज को लेकर, स्पीड को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत जो आपको समझने में पेश आ रही हो, आप क्या कर देना, जस्ट उसको कमेंट कर देना, उस पर मैं काम करूंगा, चीजों को और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे और बहुत बेहतर तरह से इस बैच में, जिसका नाम आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच का नाम है भाई साहब संकल्प बैच। इस संकल्प बैच के अंदर हम कुछ ऐसा खास करने वाले हैं जो आपके 12th क्लास की जर्नी को बना देगा और ज्यादा बेहतर, और इतना बेहतरीन तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज एकदम बेसिक से। इस बैच के अंदर पहला चैप्टर चल ही रहा है, लगभग खत्म होने की कगार पे है, और फिर हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, और इसी तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर, और बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी हैं। ठीक है, 1-on-1 मेंटोरशिप भी है, जूम मीटिंग्स के थ्रू भी टेस्ट होंगे। तो आप बिल्कुल भी बिना देर करे फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो भाई साहब। ठीक है क्या, आओ और एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखने की करना कोशिश। ठीक है क्या, देखो फटाफट देखो अगला एनसीईआरटी का सवाल। अगर एनसीईआरटी लेकर बैठे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी में उस सवाल को पढ़ सकते हो फटाफट से। ठीक है क्या, देख लो भाई साहब, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये है वो सवाल। सवाल क्या है ये देखो, यहां पर सवाल ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353 पॉइंट इतना। तो मैं बस वहां से देखकर मैं गिवन लिख लेता हूं, ताकि बार बार वो अपन को ओपन नहीं करना पड़े। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितना है मेरे लाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट फॉर बेंजीन इज आपके पास है 353.23 केल्विन। ओके ठीक है, when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का वेट गिवन है, which is W2 is equals to 1.80 ग्राम। ओके ठीक है, was dissolved in 90 grams of benzene, मतलब 90 grams of benzene में डिसॉल्व है, which is W1, ये हो जाएगा 90 ग्राम, आपको पता है किलोग्राम में चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे 90 को 1000 से कर दोगे डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.09, ये किलोग्राम में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आप पढ़ेंगे द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतना, कहां से कहां तक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब जो आपके पास टीबी सॉल्यूशन जो आपको मिलता है, बढ़कर सॉल्यूशन का ही हुआ होगा, और वो आपको मिलता है 354.11 केल्विन। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू द 354.11 केल्विन, मतलब इतना था, इतना हो गया, तो बड़ा कितना आपको करना है सब्सट्रैक्ट, मतलब जो 354 है, 354.11 है, उसमें से आप अगर 353.23 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आई होप आप क्या कर पाएंगे, वो जो डिफरेंस है, वो जो एलिवेशन है, आप उसको क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। आप ये बात समझ गए होंगे, बहुत आसान सी बात है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और केबी फॉर बेंजीन इज गिवन। आप केबी देख लीजिए बेंजीन के लिए, केबी आपके पास कितना है, व्हिच इज 2.53, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल में है, आपको पता है। मॉलिक्यूलर वेट आपने फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी तरह के सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे लाल ये है गिवन, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है।
अब आपको जो फाइंड करना था, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम को तोड़ लीजिए, वेट बाय मोलिकुलर वेट में आ जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू आपके पास यहां पर हो जाएगा W1 इन किलोग्राम। क्योंकि डेल्टा टीबी गिवन नहीं है, अब आपको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी आप बेंजीन कर देंगे तो हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 354.11 माइनस 353.23। ठीक है क्या? केबी की वैल्यू रख दीजिए विच इज 2.53 आ जाएगा इंटू W2 आपके पास है 1.80 अपॉन MW2 मत रख देना, फिर ढूंढोगे कि फाइंड क्या करना था, 0.09। ये आपके पास यहां पर आ चुका है। ये 2.2 डिजिट के बाद है, उठ चुका दो, ये वाला पॉइंट हटाओ, यहां पर बढ़ा लो 2 0। इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, यहां लिखकर कर लो 25354.11 कर दो 353.23, यहां पर हो जाएगा 11 में से अगर आप 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 2 गया तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ गया बेटा 0.88। ठीक है क्या? सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आया? 0.88। सब्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। 0.88 मॉलिक्यूलर वेट को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ रख लो। 253 इंटू 180 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.88 इंटू 9 इंटू 100। पॉइंट हटाओ, यहां पर कितना जीरो आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। ये 2 0 से 2 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। 9 2 अगर आप यहां देखोगे 9 2 होता है 18, तो यहां हो जाएगा 20। 2 से फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 और ये 4 4 हो जाएगा। और भी कैंसिल आउट करा जा सकता है, यहां पर आ जाएगा 2 2 और ये चला जाएगा मेरे लाल 5 टाइम्स। ठीक है क्या? यहां पर अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, जो बचा है उसको लिख लीजिए। मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू 253 इंटू 5 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 22। अगर आप यहां से देखें 253 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 25 और 1 26 का 6 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 1265 आ रहा है यहाँ पर 1265। कितना आया? 1265 1265 डिवाइडेड बाय 22 कर दो, यहाँ पर 1265 आपके पास है डिवाइडेड बाय है 22, ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको 20 मानूं तो 20 छंग 120, 6 दूनी 12, लगभग कितनी बार चला जाएगा? ये 5 बार तो चला ही जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है क्या? इतना तो चला जा रहा है। 5 टाइम जाएगा, कितना बचा? 1 1 0, यहाँ बचता है 6, यहाँ बचता है 1। ठीक है, अब आपके पास 5 है यहाँ पर, तो 2 6 12 2 8 16, 2 7 बार चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है क्या? 7 टाइम्स लगभग चला जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आप आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 57 के अराउंड आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब? 57। आप और अच्छे से फाइंड आउट कर लेना, आगे पॉइंट में भी कुछ आंसर आ जाएगा। आई होप बात आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, तरीके के साथ जाना है। अगर आप यहां देखने की कोशिश करें, पहले मैंने गिवन लिखा, जो चीज गिवन थी, फिर मैंने लिखा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना था, जो फाइंड आउट करना था उससे रिलेटेड मैंने क्या पढ़ा था वो फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में जो मुझे यहां पर गिवन मिला उसके मैंने वैल्यूज रख दिए और फिर मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी, कैलकुलेट करा बहुत अच्छे तरह से और फिर अपने आंसर तक पहुंच गया। अगर आप इसका करेक्ट आंसर चेक करने की कोशिश करें, वो लगभग आपके पास आया हुआ है 58। मैंने आपको बोला अगर आप थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 57.89 आपके लगभग 58 के पास आपके पास आंसर आ जाएगा। आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अपने तरह से। ठीक है क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, उस पर भी बात कर ली जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सा सवाल यहां पर है, फटाफट से क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज करके सवाल को करना है ट्राई। भाई साहब खुद के लिए ईमानदार रहो, जब मैं करने के लिए बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करके जरूर से सवाल करो ताकि आपको समझ में आए मैंने जो समझाया क्या वो बात आप तक पहुंची भी है या नहीं। आपको क्या करना है, ये 1.10 वाला जो ये क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 grams of water such that it boils at 100 degree? ओके, आपने क्या करना है, इस सवाल को एक बार और अच्छे तरह से पढ़ना है और इसको करना है सॉल्व। ठीक है क्या? और फटाफट हम इसे करते हैं, आपने कोशिश करी होगी। ठीक है क्या? देखिए जरा ध्यान से यहां पर सवाल को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप सवाल को पढ़ पाएंगे तब आप इसको समझ जाएंगे और बेहतर तरह से।
सबसे पहले वही चीज मैं क्या लिखूंगा, मेरा सेम तरीका है। सबसे पहले मैं तो लिखूंगा मेरे लाल गिवन। क्या लिखूंगा मैं लिखने वाला हूं गिवन, कि क्या गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। सवाल को पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपने कितना लेना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास है, वाटर कितना है 99.8 कुछ करके था, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट मतलब W2, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, क्या सुक्रोज है तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज होता है मेरे लाल C12H22O11, आप फाइंड आउट करना। मैं डायरेक्टली इसका मॉलिक्यूलर वेट रख रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ठीक है, क्या आप कैलकुलेट कर लेना। 500 ग्राम्स ऑफ वाटर है, मतलब W1 इज 500 ग्राम्स है, विच मीन 0.5 किलोग्राम है। ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको जो चीज निकालनी थी वो भी बात हो चुकी है। अब फटाफट से कर लेते हैं इस सवाल को सॉल्व। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। जो फॉर्मूला आपने सीखा है बस एक ही फॉर्मूला है और सारे के सारे सवाल उसी फॉर्मूले से बन जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अब तक जब मैं 2 सवाल करा चुका हूं और मैं पढ़ा चुका हूं तो वो फॉर्मूला आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, क्या अब आप चाहे केल्विन में, अब कई बार क्या होता है बच्चे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरे लाल केल्विन में करके घटाओ या फिर आप डिग्री सेल्सियस में घटा लो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। आप डिग्री सेल्सियस में रख के घटाओगे, जो डिफरेंस आएगा आप केल्विन में कन्वर्ट करके घटा लेना, आपका डिफरेंस सेम आएगा। तो घटाने के लिए आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कितना हो जाता है 100 डिग्री ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा बोला है बाद में उन्होंने कि ये जो है कितना हो जाता है वाटर दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले आप 100 रख लो, माइनस 99.63 कर लो। के बी आपको पता है वाटर है, 0.52 रखना है, जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की। ये हो जाता है W2 अपॉन MW2। MW2 कितना है इंटू W1 इन किलोग्राम। ठीक है, क्या तो यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लें। वैसे तो आपको दिखना चाहिए बट नहीं दिखता, तो मैं यहाँ चमका दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा 0.00 0.63 और यहाँ 99 बचा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 तो यहाँ बचता है 7, यहाँ 9 में से आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा कुछ और इधर 0.37 कितना आया 0.37 आपके पास आ गया है। मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, इसको देख लो। यहाँ आया 0.37, ये है 0.52, W2 आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके पास है 342 इंटू यहाँ आपके पास हो जाएगा 0.5, इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.37 इंटू 342 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.52 इज इक्वल्स टू W2। ठीक है, क्या ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उचका दो, ये वाला पॉइंट आओ नीचे बढ़ा लो 0। ठीक है, क्या ये 5 है, 5 2 10 होता है, 2 से आप इसको कर दो, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 इंटू 171 नीचे आ जाएगा 52 इज इक्वल्स टू W2। ठीक है, क्या आप क्या कर लें 171 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 ये 7 हो जाएगा, 7 7 49 का 9, यहाँ 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 4 11 यहाँ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो फिर वही 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ 7 9 और 1 10 2 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, 63 27 63 27 ये आपके पास आया 63 27 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू W2। इसको कर लीजिए डिवाइड, 52 डिवाइड करना है 63 to 7। पहले तो ये एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा 1, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा हुआ है 1। ठीक है, क्या अब आप यहाँ पर उतारिए 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2 बार। कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। 2 बार मतलब यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया 10, तो ये आ गया 104, यहाँ बचता है 8, आगे आप उतार लीजिए 7। ठीक है, क्या फिर ये एक बार जाएगा तो आपके पास 87, यहाँ 2 है, यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 3, पॉइंट लगाकर बढ़ा दो 0, 5 6 30, 5 7 35 5 6 30, लगभग आपके पास जो ये W2 आएगा ये आएगा 121.4
6 और ये किस में आएगा मेरे लाल, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। देखिए कैलकुलेशन जितना हो सके खुद से करने की कोशिश करिए और थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कैलकुलेशन आपके सामने दोबारा दोबारा करता हूं, बार बार करता हूं, ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। एक्चुअल में होता क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन आप चाहो कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएं, उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मेरे लाल 3 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जहां पर सॉल्यूशन आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 9 मार्क्स, और फिर अगेन अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो 7 नंबर वो भी देकर जाएगा। तो आपको चाहिए कि ये जो 23 से लेकर 25 मार्क्स जो आपको यहां से मिल रहे हैं, ये आपके पूरे के पूरे आ जाएं, तो आपको कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फटाफट से इसका आंसर अगर आप चाहो तो पीछे देख सकते हैं, लगभग 121 ग्राम या 122 ग्राम्स के आसपास ये आंसर आ रहा है। तो ये कुछ सवाल थे, बहुत तरह से हमने एक में कैलकुलेट करा कि भाई किस तरह से कौन से टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा, टेम्परेचर फाइंड करा, फिर हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने वाला देख लिया, और एक हमने वेट फाइंड करने वाला। तो 3-4 तरह के जो सवाल यहाँ पर बनते हैं मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। जैसा मैं आपको टॉपिक पहले बता चुका हूं, नया टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेरे लाल, जैसा फ्रीजिंग पॉइंट की हमने बात करी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड क्या होता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट of a solvent when a non-solute या non-volatile solute is added to it. It's a colligative property, meaning it depends on the number of solute particles present, not their identity. मतलब मेरे लाल सेम वही है जैसा आपने बॉइलिंग पॉइंट सीखा है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो अगर आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आएगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अगर आपको वो चीज समझ में आई है तो ये आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आएगी, आप यकीन करिए। ठीक है क्या? अब जब हम वहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब किसी भी चीज की, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब किसी लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तब आप कहते हैं कि अब वो उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। वैसे ही अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप बहुत बेसिक तरह से यहां पर समझ सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। देखिए जरा, freezing point, the temperature at which a liquid turns into a solid at its temperature, the solid and liquid phases exist in equilibrium. कहने का मतलब है जब किसी सॉलिड का जो लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। उस टाइम पर आप कह सकते हैं द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट होते हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उस टेम्परेचर को आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं मेरे लाल? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट में जब आप देखिए, समझने की कोशिश कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहली बार आपको बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन समझाया था। मान लो आपके पास कोई सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, विच मींस 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट है वो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम में आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद मेरे लाल क्या होगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा हुआ है, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे कम हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। मतलब आपको और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा कूल करना पड़ेगा उसको। जितना पहले आप ठंडा कर रहे थे तब वो फ्रीज हो जा रहा था, अब आपको और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। अब कम करना पड़ेगा, कम करने को क्या कहते हैं मेरे लाल? डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। सर हमसे डिप्रेशन की बात मत करो, हमारा तो बहुत ज्यादा मामला खराब है, हर दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं हम। भाई यहां पर डिप्रेशन का मतलब है कम होने से, ठीक है? तुम्हारे वाले डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, और तुम्हें भी डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत है नहीं। फिलहाल तुम्हारा भाई यहां पर है, हर दिन लेक्चर आ रहे हैं, हर दिन वीडियोस आ रहे हैं, उन वीडियोस को देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज बहुत बेसिक से क्लियर करी हुई है, उन चीजों को पढ़ लो भाई, सब कुछ और नहीं करना।
ठीक है क्या? आपने अगेन क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी किस पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, आइडेंटिटी पर, नेचर पर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, ये डिपेंड कर रही होगी नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उन पर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए भी ध्यान रखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आपने वॉन्ट ऑफ फैक्टर का ध्यान रखना है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होता है मेरे लाल, 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोलैलिटी, यहां पर बात है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये बातें की पॉइंट्स के अंदर है, ये आपने क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है क्या? कोई दिक्कत आपको यहां से नहीं होनी चाहिए। अब जरा थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देखिए जब वहां पर हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, वैसे आप यहां भी कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो डेल्टा टीबी की जगह क्या हो जाएगा मेरे लाल, टीएफ हो जाएगा। टी वहां पर क्या था, के बी था, यहां पर के एफ हो जाएगा। मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी ही है। अगेन वही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे लाल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, अगेन आपके पास कौन आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी को आप उनके टर्म्स में लिख लीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई अगर जरूरी है, पर ना के एफ एम होता है W2 अपॉन MW2 इंटू W1 इन किलोग्राम। मेरे लाल जरा ध्यान से देखो, अगर आपको मोलिकुलर वेट चाहिए तो आप लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 अपॉन यहां पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा TF इंटू W1 इन किलोग्राम। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बहुत आसान सी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगेन अगर आप डेल्टा TF की बात करें तो हमने डेल्टा TF यानी जो टेम्परेचर था, जो फ्रीजिंग पॉइंट था, उसको हमने किस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि भाई साहब जब हम डेल्टा TB की बात कर रहे थे तो क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे थे तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो वहां पर ज्यादा किसका था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, जिसमें से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा और कम होगा। तो मतलब आप क्या करने वाले हैं, यहां पर सॉल्यूट में से सॉल्वेंट को आप घटाने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप डेल्टा TF यहां पर लिख सकते हैं। अगर डेल्टा TF गिवन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, TF प्योर सॉल्यूट, TF सॉरी सॉल्वेंट माइनस आपको यहां पर करना है TF सॉल्यूशन। क्या करना है मेरे लाल, TF सॉल्यूशन करना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए जो आपके पास यहां पर KF है, वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए KF फॉर वाटर इज इक्वल्स टू होता है 1.86 यूनिट, अगेन सेम है, केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर आप इसको, क्योंकि यहां पर ये डिप्रेशन है तो इसको आप डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, अदरवाइज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आप दोनों को क्या रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है क्या? की भी क्या होता है, KF क्या होता है, नाम से दिया हो तो नाम से भी पकड़ में आना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगेन आपको पता है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TF की अगर अपन बात करते हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है। W1 क्या है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो कि किलोग्राम में गिवन है। अगर डेल्टा TF गिवन नहीं है कैसे निकाल लेंगे, जो सॉल्यूट का जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से आप क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगेन टेम्परेचर की जब बात आ रही है आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है चाहे आप डिग्री सेल्सियस में सब्सट्रैक्ट करिए या फिर दोनों को आप केल्विन में रख के सब्सट्रैक्ट करिए, जो डिफरेंस है वो कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, डिफरेंस मेरे लाल एकदम बराबर ही आता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आप आई का बहुत बेहद अच्छे तरह से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कुछ और होगा, एक से ज्यादा होगा या एक से कम होगा, कुछ तो होगा। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, जैसे मैं हर बार बोलता हूं वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, उनके लिए सबके लिए कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो उसको आप यहां पर ऐड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने डेल्टा TB यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को फाइंड आउट करते समय भी मैंने ये बातें करी। आई होप बातें आपके समझ आ गई होगी। अब ओपन करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल यहां पर देखने की करेंगे कोशिश। ठीक है, देखिए भाई साहब, फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए मेरे लाल, याद होना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको सवालों को करने में ना आए। ठीक है क्या? यहां पर जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए इस सवाल को। इस सवाल में लिखा हुआ है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर,
कैलकुलेट, दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं। अगर आप थोड़ा सा नहीं, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये सवाल दिखे। 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate A point है, the freezing point of the freezing point depression मतलब डेल्टा TF आपको फाइंड करना है। The freezing point of solution मतलब आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। दो चीजें, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीएफ निकालेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करिए, उसी तरीके से जाइए, क्योंकि अगर आप चीजों को तरीके से रखेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और आपके आंसर्स भी एकदम एक्यूरेट आ रहे होंगे। कई लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और भाई सॉल्व करना शुरू कर दिया, बीच में एक आध वैल्यू मिस हो गई या फिर कुछ लिखना भूल गए, तो भाई साहब बात हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। पता चला जो फाइंड करना था उसी की वैल्यू रख दी है और अब सोच रहे हैं कि यार निकालना क्या था, सर बहुत समय लगाया, 15 मिनट एक ही सवाल को दिए, लेकिन सवाल बना नहीं, बहुत ज्यादा कठिन सवाल था। अरे चंपकलाल, सवाल कठिन नहीं था, तूने दिमाग गलत लगाया था। समझ में आ रही है बात? तो अपने लिए चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है मेरे लालो, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो हो जाएंगे, बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, गिवन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है, तो गिवन लिखिए, बहुत ही आसान सी चीज है। 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हमने यहां पर लिखा है वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब W2 कितना है मेरे लाल, 45। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखना चाहें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 12 2 24, 24 प्लस 6 और ये हो जाता है 32, तो ये आपके पास हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा मेरे लाल, 62 हो जाएगा। आप चेकआउट देख सकते हैं उसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया मेरे लाल, 62 आ गया। मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपके पास W1 गिवन है विच इज 600 ग्राम्स। आपको पता है किलोग्राम में चाहिए तो आपके पास 0.6 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करा, कुछ और नहीं करा। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, मतलब आपको डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करना है। एंड द नेक्स्ट वन है सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टीएफ चाहिए है किसका, सॉल्यूशन का। किसका चाहिए है, सॉल्यूशन का चाहिए। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं which is delta TF is equals to KF, क्योंकि वहां पर दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल नॉन वोलेटाइल है, आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। डेल्टा TF यहां पर हो जाएगा KF इंटू M को तोड़ लीजिए, W2 अपॉन MW2 इंटू W1 इन किलोग्राम। ठीक है क्या, वैल्यू रखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहां पर अगर आप इसको देखेंगे KF कितना है, अब सर KF नहीं दिया, क्यों देने की जरूरत भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, वाटर लिखा हुआ है। वाटर के लिए मैंने अभी आपको KF बताया 1.86 होता है। W2 यहाँ पर 45 है, यहाँ पर आपके पास 62 है और ये आपके पास है 0.6। ठीक है क्या, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर आप बढ़ाइए 2 0, ये वाला पॉइंट हटाइए, यहाँ 1 0 बढ़ाइए, 6 1 6, 6 3 जार आपके पास होता है 18 और 6 1 जार होता है 6, 31। ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है क्या। इसको आप क्या कर सकते हैं, 5 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 9 जार 45 होते हैं, 5 2 जार 10 होते हैं, ये 5 4 जार आपके पास कितना हो जाएगा, 5 4 जार 20 हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर इसको चेक करने की कोशिश करते हैं तब ऊपर आपके पास देखिए बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन यहाँ पर थी जो फटाफट से सॉल्व हो गई। 9/4, 4 2 जार 8 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 बचाइए, बढ़ाइए, अगेन हो जाएगा आपके पास 4 इतना आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आपके पास होता है TF सॉल्वेंट, आपके पास सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये प्योर सॉल्वेंट, अब माइनस हो जाता है डेल्टा TF सॉल्यूशन। ठीक है क्या, डेल्टा TF सॉल्यूशन चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये पहला आंसर आपके पास है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर TF प्योर सॉल्वेंट वाटर है और माइनस कर दीजिएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। अब वाटर क्या होता है, वाटर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में कन्वर्ट करके आप रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है। बात आपके समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी चीजें हैं। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे किस तरह से मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, आंसर आ चुका है। ठीक है क्या, इस तरह से इन्होंने रखा था। ठीक है, आसान सी बातें, कुछ खास नहीं है। आप यहाँ केल्विन में रखिए 273.15, 2.2 कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 2.2 आया है, हमारा भी 2.2 है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। अगला सवाल आपके लिए है, वीडियो को करना है पॉज 1 मिनट के लिए, फटाफट से सवाल को पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करने की करनी है मेरे लाल कोशिश। पढ़िए पर आप फटाफट सवाल को। क्या है? 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 550 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय इतना, इतना लोअर कर देता है, इतना कम कर देता है 5 इतना आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन गिवन है, फाइंड द मोलर मास। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, इतने से कम कर देता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब डायरेक्टली आपके पास दे रखा है तो आपको वहां पर सब्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट अपने सवाल को पढ़िए और उसको सॉल्व करने की करिए कोशिश। ठीक है क्या? इसको आप कर ही लेंगे। आंसर आपने नहीं छोड़ना, आपने पूरा फाइंड आउट करना है, मैं तो बस समझा रहा हूं और जल्दी जल्दी सवालों को करने की कर रहा हूं कोशिश। ठीक है क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बता देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप ही के लिए है, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए क्या करेंगे, वही तरीका है। क्या करेंगे साहब? सबसे पहले गिवन लिखेंगे सर, बिना सोचे बिना समझे। सर सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं? गिवन लिख दूंगा। गिवन क्या क्या है? 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, साहब सॉल्यूट का वेट होता है आपके पास W2। ठीक है क्या? इसी का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, तो सर ये फाइंड करना है। उसके बाद में आपके पास बेंजीन में डिसॉल्व है तो W1 है विच इज 50 ग्राम्स, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो 0.05 आपके पास आ जाएगा ये। अच्छा है, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। उसके बाद लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF गिवन है 0.40 केल्विन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके पास KF भी गिवन है फॉर बेंजीन इज इक्वल्स टू कितना है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो आपको ज्यादा सोचने की यहाँ पर कोई खास जरूरत है नहीं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोलैलिटी होती है, तोड़ लीजिए, W2 अपॉन MW2 इंटू W1 इन किलोग्राम। जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ ले जाइए, बाकी सबको ले आइए दूसरी तरफ। ये हो जाएगा KF इंटू W2 अपॉन यहाँ हो जाएगा डेल्टा TF इंटू W1 इन किलोग्राम। ठीक है क्या मेरे लाल? जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो अपना आंसर कमेंट कर देना, ताकि मुझे वो कमेंट पढ़ने में हो जाए बहुत ज्यादा खुशी। थोड़ा तो खुश मैं भी हो सकता हूँ नहीं भाई साहब। यहाँ पर आपने वैल्यूज रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट जो फाइंड आउट करना है, KF कितना है? 5.12 रखा, वेट कितना है? 1 ग्राम है। यहाँ पर आपके पास कितना है? डेल्टा TF 0.40 ओके, और आपके पास W1 आएगा 0.05। ये वाला पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 0 बढ़ाइए, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उचका दीजिए। ठीक है क्या? अब यहाँ पर आप देखिए ये है 512, ये आपके पास है 5 चौक 20। ठीक है क्या? 0 आपने आगे लगा दिया है। ठीक है, और एक 0 ये है, तो ये हो जाएगा इतना, 2 से कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 2 4, यहाँ हो गया 11, तो आपके पास हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12, ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 2.56। 2.56। कुछ ना कुछ मामला इधर उधर हो चुका है। ऊपर अभी 100 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है मेरे लाल? 100 बचा हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर आप 100 से कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 256। कितना आएगा आंसर? 256 आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, 256 आपका आंसर है। ठीक है क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह के सवाल हैं, एनसीईआरटी में और भी कई सवाल हैं, आप उन सवालों को देख सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे नहीं हो रही है, आप मुझे क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप जाके देख सकते हैं ज्ञान जंक्शन को, तो वहां पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है आप भेज सकते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजों को देखा जा रहा है और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फटाफट से जाके कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 टॉपिक जो ऑस्मोटिक, ये जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, इन पर मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है क्या? हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं फटाफट से मैं बता देता हूं। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म कर लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म कर लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म कर चुके हैं। अब लास्ट जो लेक्चर नंबर 6 आने वाला है, ठीक है क्या, ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 6 जो आएगा उसमें मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूंगा, राउल्ट्स लॉ की बात करूंगा। इसके साथ साथ जो आपके
सॉल्यूशंस है, 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात होती है, ठीक है, इस पर बात करेंगे और इस चैप्टर को मैं वहां पर खत्म कर दूंगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट की भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा, वो लेक्चर आपसे मिस ना हो उसके लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि उनकी जो 12th की जर्नी है वो भी हो जाए बहुत ज्यादा आसान आप ही की तरह। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।